जायरो जापान में रहने वाला एक बिल्कुल साधारण सा लड़का था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो जानवरों से बात कर सकता है और इसके बाद उसकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। वो बचपन में अक्सर उन लड़कों से लड़ाई कर लेता था जो उसे स्कूल में परेशान करते थे और उसे किसी अजीब इंसान की तरह बुलाते थे, लेकिन जायरो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं था और वह लगभग हर दूसरे दिन उनसे लड़ाई कर बैठता था। एक दिन स्कूल में एक और लड़ाई करके लौटने के बाद वो अपने परिवार के कुत्ते नचाई के पास जाकर बैठ गया, जो उससे प्यार से पूछती है कि क्या वो फिर से लड़ाई करके आया है। जायरो जवाब देता है कि स्कूल के लड़के उसे अजीब कहते हैं, इसलिए उसके पास उनसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नचाई शांत आवाज में उससे कहती है कि उसे उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसे खुद एहसास होगा कि उसके अंदर मौजूद ताकत कितनी खास है। कई साल बीत जाते हैं और अब जायरो एक जवान और मजबूत लड़का बन चुका है, लेकिन एक चीज अभी भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वह बिना किसी खास वजह के लड़ाई में पड़ने की अपनी आदत अब भी नहीं छोड़ पाया था। एक दिन वह एक पुल के नीचे 3 हाई स्कूल के बदमाशों के पास पहुंचता है। वे उसे चेतावनी देते हैं कि उनके सेंपाई डीमन लीग का मुखिया है, लेकिन जायरो को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह आराम से अपनी नाक में उंगली डालते हुए जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लगता है कि उनका सेंपाई बस एक बेवकूफ है। ये सुनकर एक बदमाश गुस्सा हो जाता है और जायरो को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायरो इतनी तेजी से उसके वार से बचता है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता। इसके बाद जायरो उस आदमी को लात मारकर नदी में गिरा देता है। बाकी दोनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसी निंजा वाली चालें थी, लेकिन जायरो आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वह बाकी दोनों को भी चिढ़ाना शुरू कर देता है और उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों लड़के एक साथ उस पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे जायरो के सामने टिक ही नहीं पाते। जायरो उन्हें भी आसानी से हरा देता है और कुछ ही देर में तीनों बदमाश पीटे और पानी से भीगे हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी जायरो को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दे रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक कौआ और एक बिल्ली उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। बिल्ली एक बार फिर उसे धन्यवाद देती है और बताती है कि हाल के दिनों में वे बदमाश उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रहे थे, लेकिन बिल्ली को जायरो की ज्यादा चिंता थी, क्योंकि उसे डर था कि वे बदमाश बाद में जायरो से बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। जायरो उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसी परिस्थितियों से निपटना आता है। इसके बाद वह दोनों को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिता पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जायरो को देखते ही उसके पिता समझ जाते हैं कि वह एक बार फिर लड़ाई करके आया है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसे निंजा की कला इसलिए नहीं सिखाई थी कि वो एक बेकार बदमाश की तरह घूमे और लोगों को पीटता रहे। जायरो भी गुस्सा हो जाता है और जवाब देता है कि अब किसी को निंजा की परवाह नहीं है और ये सब सिर्फ समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं। ये सुनकर उसके पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसकी तरफ कुछ फेंकने वाले कांटे फेंक देते हैं, लेकिन जायरो उन्हें आसानी से चकमा दे देता है। इसके बाद उसके पिता एक कटाना निकालते हैं और बताते हैं कि ये उनके परिवार की विरासत है जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही है। उनके परिवार को ये तलवार एदो काल के समय खुद शोगुन ने युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी के लिए दी थी। वो जायरो से कहते हैं कि अब उसे एक समझदार इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वही उनके परिवार की आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जायरो अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये तलवार जरूर कोई नकली चीज होगी। ये सुनकर उसके पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तलवार को म्यान से बाहर निकालते हैं और अपने बेटे को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये तलवार असली है। जायरो तुरंत इधर उधर भागने लगता है और माफी मांगते हुए अपने पिता से बचने की कोशिश करता है। आखिरकार मामला शांत होने के बाद उसके पिता उसे सब कुछ साफ करने के लिए मजबूर करते हैं। फिर वो बताते हैं कि उन्हें शहर की एक मीटिंग में जाना है और वो रात देर से वापस आएंगे, इसलिए जायरो को सोने से पहले घर अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए। जायरो बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो अब कोई बच्चा नहीं है। तभी पहले वाला कौआ दोबारा वहां आता है और जायरो को चिल्लाकर बताता है कि एक इमरजेंसी है। जंगल में एक बिल्ली बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है। कौआ जल्दी से जायरो को जंगल के अंदर ले जाता है, जहां उसे एक बिल्ली जमीन पर खून के बीच पड़ी दिखाई देती है। जायरो समझ जाता है कि बिल्ली अभी भी जिंदा है और सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। वह बिल्ली को आवाज देकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं। तभी बिल्ली के अंदर कुछ अजीब होने लगता है, जैसे उसकी आत्मा के अंदर कोई राक्षसी ताकत अचानक जाग गई हो। जायरो बिल्ली को अपने घर ले आता है और उसके घावों की मरहम पट्टी करता है। धीरे धीरे बिल्ली की हालत बेहतर होने लगती है और आखिरकार वो अपनी आंखें खोल देती है। जायरो कमरे में कुछ बिल्ली का खाना लेकर आता है और देखता है कि बिल्ली अब खतरे से बाहर है और जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वो बिल्ली से उसका नाम पूछता है और कहता है कि हर आवारा जानवर का भी अपना एक नाम होता है। बिल्ली व्यंग्य करते हुए जवाब देती है कि अगर वो उसे अपना नाम बता भी दे तो इंसान इतने बेवकूफ होते हैं कि किसी दूसरी भाषा को समझ ही नहीं सकते। लेकिन बिल्ली को यह पता नहीं था कि जायरो जानवरों की भाषा समझ सकता है। ये देखकर बिल्ली बुरी तरह डर जाती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है। जायरो उसे बाहर आने के लिए समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जानता है कि बिल्ली थोड़ी हैरान है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जायरो बिल्कुल हार्मलेस है। बिल्ली जायरो के अंदर किसी तरह की आत्मिक ताकत महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसी कोई शक्ति महसूस नहीं होती। इसका मतलब था कि जायरो देखने में बिल्कुल एक सामान्य इंसान ही था। फिर भी बिल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जानवरों की भाषा कैसे समझ सकता है। आखिरकार जायरो बिल्ली को बाहर निकालने के लिए अपना गुप्त हथियार इस्तेमाल करता है और वो था बिल्ली के लिए रखा गया स्वादिष्ट खाना। ज्यादा देर नहीं लगती और बिल्ली बाहर आकर खाना खाने लगती है, जबकि जायरो उसके पास बैठकर खुद से खुश होता रहता है।
खाना खत्म करने के बाद बिल्ली जायरो को बताती है कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है, बल्कि उसका नाम रेगो है और वह एक अमर प्राणी है। लोग उन्हें मोनोग भी कहते हैं। जायरो को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये बिल्ली किस तरह की बातें कर रही थी। तब रेगो समझाता है कि मोनोग ऐसे जादुई प्राणी होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं। ज्यादातर इंसानों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इनमें से कुछ इंसानों के बीच रहना पसंद करते हैं, जबकि बाकी पहाड़ों या जंगलों में अकेले रहना पसंद करते हैं। जायरो उससे पूछता है कि वह घायल कैसे हुआ था। रेगो जवाब देता है कि उसे खुद ठीक से नहीं पता, उसे बस इतना याद है कि वो लंबे समय तक गहरी नींद में था और जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। वे लोग उससे उनकी मदद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन रेगो ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद उन सभी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। जायरो पूछता है कि अगर वे भी मोनोग थे तो रेगो ने उनकी मदद क्यों नहीं की। रेगो जवाब देता है कि उसे ऐसे प्राणियों से नफरत है। उसके अनुसार वे ऐसे परजीवी हैं जो खुद की कमजोरी छिपाने के लिए किसी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के पीछे छिपते हैं। रेगो की ये बात जायरो के दिल को छू जाती है। रेगो कहता है कि शायद जायरो उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करता होगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जायरो मानता है कि इस समय उसे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगो की बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो कहता है कि वो खुद जानवरों से बात कर सकता है, जो पहले से ही काफी अजीब है, इसलिए उसके लिए मोनोग जैसी किसी और अजीब चीज पर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस शाम बाद में जायरो रेगो को अच्छी तरह नहलाता है ताकि वह साफ हो जाए। तभी उसे एहसास होता है कि रेगो के घाव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जायरो कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि रेगो कोई साधारण बिल्ली नहीं है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि शायद मरते समय वो बिल्ली बस कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। इसके बाद जायरो कहता है कि रेगो उसे उसके पुराने कुत्ते नचाई की याद दिलाता है। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि नचाई बहुत अच्छी और प्यारी कुतिया थी। जायरो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे अक्सर स्कूल में परेशान किया जाता था और वो शरीर पर खरोंच और चोट लेकर घर लौटता था। नचाई उससे नहाने में मदद करने के लिए कहती थी और उसके साथ समय बिताते हुए जायरो दिन भर में हुई सारी परेशानियां भूल जाता था और फिर से शांत महसूस करने लगता था। उस रात जायरो सोने चला जाता है। आधी रात के करीब रेगो खिड़की के पास जाता है और जायरो को अलविदा कहता है। वो कहता है कि जायरो ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसका कर्जदार है, लेकिन अब उसे वहां से जाना होगा। रेगो खिड़की से नीचे कूद जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके घाव तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसकी ताकत अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, जायरो उसके पीछे दिखाई देता है और जम्हाई लेते हुए पूछता है कि रेगो आखिर कहाँ जा रहा है। रेगो बुरी तरह डर जाता है और पूछता है कि वो इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया, लेकिन जायरो इस सवाल का जवाब देने की बजाय उससे पूछता है कि वह इस हालत में आखिर कहाँ जाने वाला है। रेगो जवाब देता है कि यह जायरो का मामला नहीं है। जायरो कहता है कि उसी ने रेगो की जान बचाई थी। रेगो जवाब देता है कि उसने कभी अपनी जान बचाने के लिए जायरो से नहीं कहा था। जायरो ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया था और अगर वो जंगल में मर भी जाता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। जायरो उससे पूछता है कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन रेगो फिर कहता है कि ये जायरो का मामला नहीं है। इससे जायरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तक रेगो उसे इसका जवाब नहीं देगा तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। ये बात रेगो को भी गुस्सा दिला देती है। वो अचानक मुड़ता है और उसके शरीर से भयानक राक्षसी ऊर्जा निकलने लगती है। वो जायरो से कहता है कि अपना मुंह बंद करे और वापस सोने चला जाए, वरना वो उसकी सांस की नली को अपना खरोंचने वाला खिलौना बना देगा। रेगो उसे याद दिलाता है कि वो एक मोनोग है, यानी इंसानों को खाने वाला एक राक्षसी प्राणी, इसलिए जायरो के लिए यही बेहतर होगा कि वह जितनी जल्दी हो सके उससे दूर चला जाए। जायरो ये सुनकर हैरान रह जाता है। तभी एक और आवाज उन्हें रोक देती है। जायरो पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपने आंगन में एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। रेगो समझ जाता है कि वो वहां से भागने का अपना मौका खो चुका है। जायरो उस विशाल आदमी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे दूसरे लोगों के घर में बिना बुलाए घुसने की आदत है। वह आदमी जायरो से अपना मुंह बंद करने को कहता है और बताता है कि कुछ ही देर में उसे खा लिया जाएगा। इतना कहते ही वो अपनी बाह को एक राक्षसी हाथ में बदल देता है और जायरो को पकड़कर 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेगो अचानक जायरो को जोरदार लात मारकर रास्ते से हटा देता है और खुद जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद वह विशाल मोनोक रेगो के पीछे भागने लगता है। जायरो ये सब देखकर इतना हैरान रह जाता है कि कुछ देर तक हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ रेगो पूरी ताकत से उस राक्षस से बचकर भागने की कोशिश करता है। उसे पता था कि अगर वह कुछ दूरी बना ले तो शायद बच सकता है, लेकिन उसकी चोटों के कारण उसकी पूरी ताकत अभी वापस नहीं आई थी। इसी वजह से विशाल मोनोक उसे हवा में ही पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। वह मोनोक रेगो पर हंसते हुए कहता है कि वह मशहूर स्टार ऑफ डूम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद वह रेगो से शांति से उसके साथ चलने को कहता है और बताता है कि वो अपने ही साथी मोनोक को मारना नहीं चाहता। रेगो ये सुनकर गुस्से से भर जाता है और उसके शरीर से फिर से राक्षसी ऊर्जा निकलने लगती है। वह कहता है कि उन लोगों को सिर्फ उसकी ताकत चाहिए, इसलिए अगर वे उसकी शक्ति पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं तो वे खुशी से कोशिश कर सकते हैं। दोनों राक्षस एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं, जायरो अचानक अपनी तलवार लेकर वहां पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार से उस विशाल आदमी की बाह पर वार करता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और उसकी बाह से खून निकलने लगता है। रेगो ये देखकर हैरान रह जाता है
और जायरो से पूछता है कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वह उसे तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जायरो जवाब देता है कि अगर रेगो अभी मर गया तो उसे बचाने के लिए उसने जो कुछ भी किया था वो सब बेकार हो जाएगा और वह ऐसा होने नहीं देगा। रेगो गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो समझाता है कि ये कोई सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं है जहां दो लड़के आपस में लड़ रहे हों, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाल राक्षस गुस्से में आ जाता है और अचानक एक अजीब से बिगफुट जैसे राक्षस में बदल जाता है। उस विशाल राक्षस को ये देखकर हैरानी होती है कि जायरो उसके विशाल शरीर को देखकर भी डरा नहीं है। यहाँ तक कि इस बात से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला इंसानों को खाने वाला राक्षस है। इसलिए वह सीधे जायरो पर हमला कर देता है ताकि यह देख सके कि जायरो आखिर कर क्या सकता है। रेगो को लगता है कि अब जायरो का बचना नामुमकिन है, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट जायरो किसी तरह उस हमले से बच जाता है और तलवार लेकर राक्षस के पीछे पहुंच जाता है। हालांकि जायरो को उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस इतनी तेजी से पलट सकता है। वह राक्षस हवा में ही जायरो के पीछे पहुंच जाता है और अपनी उंगली से उसे भेद देता है, जिससे जायरो का शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है। जायरो के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तलवार चलाने की कोशिश करता है। हालांकि राक्षस एक बार फिर उसकी तलवार से बच जाता है। जायरो जमीन पर गिर जाता है और उसके चारों तरफ उसका अपना खून फैल जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और उसकी जिंदगी उसके शरीर से निकलती हुई महसूस होती है। रेगो उसके पास आता है और पूरी तरह हैरान होकर जायरो को देखता रहता है। वह सोचता है कि आखिर ये इंसान कितना अजीब है। उसने बिना किसी वजह के एक मोनो की जान बचाई और अब वो अपनी जान तक देने को तैयार था, जबकि वही मोनो मौका मिलते ही उसे खा सकता था। वो बिगफुट जैसा राक्षस जायरो पर हंसता है और रेगो से कहता है कि शायद उसने काफी समय से खाना नहीं खाया है और उसे भूख लगी होगी, इसलिए उसे उस इंसान को खा लेना चाहिए और अपनी ताकत वापस हासिल कर लेनी चाहिए ताकि उसके बाद वे दोनों एक बेहतर लड़ाई लड़ सके। लेकिन रेगो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। वह कहता है कि मरने वाला अब वह खुद है। इसके बाद रेगो सोचता है कि वो जायरो को खाकर अपनी पूरी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार जायरो ने एक मोनो के लिए इतना कुछ किया था। इसके बदले रेगो अपनी सारी आत्मिक शक्ति इकट्ठा करता है और उसे जायरो के अंदर डाल देता है। अपनी शक्ति और अपना रूप कुर्बान करके वह जायरो की जान बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो राक्षस डर जाता है और रेगो पर चिल्लाते हुए पूछता है कि वो अपनी शक्तियां एक इंसान को कैसे दे सकता है, लेकिन रेगो उसे चुप रहने के लिए कहता है और तभी जायरो एक बार फिर खड़ा हो जाता है। जायरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रेगो उससे कहता है कि अभी लड़ाई पर ध्यान दे। जायरो लगातार राक्षस के हमलों से बचता रहता है, जबकि रेगो उसे हमला करने के लिए तैयार रहने को कहता है। जायरो कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो उस राक्षस को हरा सके, लेकिन रेगो उसे चिंता न करने और सही समय पर बस उस मोनो को मुक्का मारने के लिए कहता है। जायरो रेगो पर भरोसा करता है और बिल्कुल सही समय पर उसके साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह राक्षस को पूरी तरह खत्म कर देता है। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन इससे पहले कि जायरो समझ पाता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, एक महिला उसके सामने चाकू निकालकर खड़ी हो जाती है और उसे हिलने से मना करती है। तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए वहां आता है और जायरो से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मोनोक नहीं है, वे तो जासूसी विभाग के आम सरकारी कर्मचारी हैं। वह आदमी बताता है कि वे जायरो को हिरासत में लेने आए हैं, लेकिन जायरो उससे बहस करने की कोशिश करता है और तभी वो महिला उसके सिर के पीछे जोर से मार देती है, जिससे जायरो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। स्टॉर्म ट्रूपर जैसे कपड़े पहने सैनिक आपस में बहस करने लगते हैं कि जायरो के बेहोश शरीर को कौन उठाएगा, क्योंकि वे खुद उससे डरे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वे कोई फैसला कर पाते, वही महिला जिसने जायरो पर चाकू ताना था खुद मामला संभालने का फैसला करती है। वह जायरो को उसके पैर से ऐसे घसीटने लगती है जैसे वो कोई मरा हुआ जानवर हो। इस बीच जायरो अपने सपने में खोया हुआ होता है। वो खुद को एक पूरी तरह सफेद जगह में पाता है और उसके सामने रेगो खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो धुंध जैसा नजर आ रहा था। रेगो जायरो से कहता है कि उसके सीने में भी एक बहुत बड़ा छेद है। ये बात जायरो को समझ नहीं आती। फिर रेगो नीचे देखकर अपने शरीर को देखता है और उसे अपने सीने में एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को अस्पताल के एक बेड पर पाता है। सिर में तेज दर्द के साथ जायरो उठकर बैठता है और अपने सीने को छूकर देखता है कि वहां कोई छेद तो नहीं है। तभी एक आवाज उसे डरा देती है। वही लड़की जिसने उसे वहां वापस लाया था, उसके पास बैठी अपने फोन पर रील्स देख रही होती है। वो जायरो को बताती है कि वो 1.5 दिन से भी ज्यादा समय से सो रहा था और फिर अपना नाम इकाई बताती है। जायरो इससे पहले कि उससे कुछ और पूछ पाता, इकाई तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन करके बताती है कि जायरो होश में आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत करने की हालत में है। तभी अचानक जायरो के शरीर से काली धुंध जैसी चीज बाहर निकलती है और उसके सिर के ऊपर एक बिल्ली का आकार ले लेती है। जायरो अपने सिर के ऊपर बैठे रेगो से परेशान हो जाता है और दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं। इकाई दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि ये एक अस्पताल है। कुछ देर बाद एक वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल के कमरे में आता है और आखिरकार दोनों को शांत कर देता है। फिर वो जायरो से कहता है कि वो बहुत मजबूत लड़का है, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद जिंदा नहीं बच सकता था। इसके बाद वो रेगो की तरफ मुड़ता है, जो एक काली आत्मा जैसा दिखाई दे रहा था, और उससे पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन रेगो इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो उस आदमी से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है
तो वह अपने काम से काम रखे। वह आदमी समझ जाता है कि रेगो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सावधान है और उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि रेगो का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई असली इरादा नहीं है। उनका भरोसा जीतने के लिए वो आदमी खुद का परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम शेबा है और वो ब्यूरो ऑफ एस्पेनेज के लिए काम करता है। जायरो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि उसे पहले से पता है कि वो किसके लिए काम करता है, क्योंकि वो ये बात पहले ही बता चुका है। जायरो इस समय सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। शेबा ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिर पर जोरदार चोट लगने के बाद भी जायरो को सब कुछ याद है। फिर वह जायरो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने अनिवाबिन नाम के किसी समूह के बारे में सुना है। जायरो अपनी भौहें ऊपर करता है क्योंकि उसने अपने पिता को इस नाम के बारे में बात करते हुए सुना था। वह जवाब देता है कि उसे पता है कि अनिवाबिन लोग एदो शोगुने के समय मौजूद थे और वे ऐसे गुप्त एजेंट थे जिन्हें खुद शोगुन चुनता था। शेबा ये सुनकर सच में हैरान हो जाता है कि जायरो को उनके बारे में इतना कुछ पता है। फिर वह बताता है कि उनका काम एदो काल के साथ खत्म नहीं हुआ था। असल में वे लोग समय के साथ आगे बढ़ते रहे और आज के समय में उन्हें ब्यूरो ऑफ एस्पेनेज के नाम से जाना जाता है। शेबा बताता है कि उनके विभाग का मुख्य काम अपने देश के अंदर और दूसरे देशों में खुफिया जानकारी जुटाना और दूसरी तरफ की जासूसी का पता लगाना है। इसके अलावा उनका एक और बड़ा काम मोनोक को ढूंढना और उन्हें खत्म करना है। हालांकि शेबा बताता है कि मोनोक आमतौर पर कोई बड़ी घटना पैदा नहीं करते, ज्यादातर बड़ी घटनाएं इंसान खुद पैदा करते हैं, इसलिए उनका ज्यादातर काम वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना और खतरनाक संगठनों की जांच करना होता है। शेबा बताता है कि उसका खास विभाग मोनोक पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आमतौर पर उसके पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन हाल ही में उनकी एक सुविधा पर मोनोक के एक गैंग ने हमला कर दिया था। उस समय रेगो उसी सुविधा में बंद था और उसे वहां सील करके रखा गया था। जायरो समझ जाता है कि रेगो इसी घटना के बारे में बता रहा था जब उसने कहा था कि वो गहरी नींद में था और अचानक उसकी नींद खुल गई थी। इसके बाद शेबा कहता है कि अब सवाल पूछने की बारी उसकी है और वो जायरो से पूछता है कि आखिर रेगो उसके अंदर कैसे आया। जायरो उन्हें पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर इकाई पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो जायरो से पूछती है कि आखिर वो कितना बेवकूफ हो सकता है जो बिना किसी मतलब के दूसरे लोगों के मामले में अपनी नाक घुसाता रहा और ऊपर से एक मोनोक को बचाने की भी कोशिश कर दी। जायरो गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो उस समय वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए उसे पूरी स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता। शेबा दोनों की लड़ाई रोकता है और जायरो को बताता है कि शायद उसे ये पहले से पता हो, लेकिन रेगो का उसके साथ जुड़ना हमेशा के लिए हो सकता है और शायद अब उन्हें अलग करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोशिश करनी होगी कि वे दोनों इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। इसके अलावा उन्हें पता है कि मोनोक का वो गैंग रेगो को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि आखिर वे रेगो को क्यों चाहते हैं। इसलिए फिलहाल ब्यूरो जायरो को अपनी सुरक्षा में रखेगा। जायरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन शेबा कहता है कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि उसके लापता होने की शिकायत पहले ही दर्ज हो चुकी है। शेबा बताता है कि अगले दिन जायरो को किसी दूसरी सुविधा में भेज दिया जाएगा और उसे चेतावनी देता है कि अस्पताल में कई गार्ड मौजूद हैं, इसलिए भागने की कोशिश करना पूरी तरह बेकार होगा। जायरो अपने अस्पताल के कमरे में अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा होता है। वह सोचता है कि क्या अब उसे हमेशा इसी तरह अकेले कमरे में बंद रहना पड़ेगा। रेगो हंसते हुए कहता है कि उसने जायरो को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो इन मामलों में न पड़े, लेकिन जायरो ने उसकी बात नहीं मानी। रेगो बताता है कि ब्यूरो ने ही उसे पहले कैद करके रखा था, इसलिए वे लोग जायरो के साथ भी किसी इंसान जैसा व्यवहार नहीं करने वाले। इसके अलावा जिन मोनोक लोगों को रेगो की शक्तियां चाहिए थी वे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। वे चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करने वाले और किसी भी हालत में जायरो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रेगो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि जायरो गुस्से में ड्रामा करने लगता है और बिस्तर से उठ खड़ा होता है। वो रेगो से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि वे यहाँ से भागने वाले हैं। जायरो कहता है कि वो यहाँ बैठकर किसी और को ये तय नहीं करने देगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। रेगो बताता है कि कमरे के बाहर गार्ड खड़े हैं और वो जायरो द्वारा पैदा की गई एक और मुसीबत से बाहर निकलने में उसकी मदद नहीं करने वाला। जायरो जवाब देता है कि वो सब कुछ खुद संभालेगा। इसके बाद वह खिड़की के बाहर बैठे कौ की तरफ देखता है। कमरे के बाहर दो खास एजेंट हर चीज पर नजर रख रहे होते हैं। तभी उन्हें कमरे के अंदर से काफी शोर सुनाई देता है। वे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसी समय जायरो के कहने पर कौ का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। जायरो उनके पास से भागते हुए निकल जाता है और अस्पताल से बाहर निकलकर आजाद हो जाता है। सूरज ढलने तक जायरो अस्पताल से कुछ दूर एक पुल पर पहुंच जाता है। वहां वह कौ को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और बदले में उन्हें स्नैक से भरा एक प्लास्टिक बैग दे देता है। इसके बाद जायरो अपने घर वापस जाता है ताकि अपने पिता से मिल सके, लेकिन उसके घर के ठीक बाहर उसके पिता खुद उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जायरो कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसकी बात का जवाब नहीं देते और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जायरो अपने पिता के पीछे पीछे चलता है और उसका पिता उसे एक खाली मैदान में ले जाता है। जायरो पूछता है कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन जवाब में उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वह दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। जायरो 2 दिन तक गायब रहने के लिए अपने पिता से माफी मांगता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि शेबा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है
और ये भी बताया है कि जायरो को ब्यूरो ऑफ एस्पेनेज अपने साथ ले गया था। वह कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका अपना बेटा एक मोनो के साथ जुड़ गया है। जायरो हैरान होकर पूछता है कि आखिर उन्हें ये सब कैसे पता है। उसके पिता जवाब देते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि वो खुद भी कभी ब्यूरो ऑफ एस्पेनेज के सदस्य रह चुके हैं। तभी रेगो जायरो के शरीर से बाहर अपनी आत्मा वाले रूप में दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे उस बूढ़े आदमी के बारे में पहले से कुछ अजीब महसूस हो रहा था और उसकी जान लेने वाली नीयत भी महसूस हो रही थी। अब उसे समझ आ गया कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। जायरो का पिता जवाब देता है कि वह ब्यूरो या किसी मोनो को अपने बेटे का फायदा उठाने नहीं देगा, इसलिए अब वह जायरो और रेगो दोनों को मार देगा और उसके बाद खुद की जान भी ले लेगा। इतना कहते ही वो अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, जबकि जायरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसका पिता तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार एक्स किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायरो पीछे हटकर उससे बच जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं था। बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से दूरी कम करता है कि जायरो को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलता और वो लगातार कई मुक्के मार देता है जिन्हें जायरो रोक नहीं पाता। जायरो फिर से जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है। उसका पिता कहता है कि उसने जायरो को इतना जरूर सिखाया था कि वो अपनी रक्षा कर सके, लेकिन उसे हमेशा एक पूरा योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देने का सपना था। लेकिन अब वह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और जायरो को खत्म करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन रेगो बीच में आ जाता है और अपने आत्मिक पंजे की मदद से उस हमले को रोककर बूढ़े आदमी को पीछे धकेल देता है। रेगो जायरो से कहता है कि उसका पिता सच में उसे मारना चाहता है, इसलिए अब उसे इस लड़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जायरो गुस्सा हो जाता है और रेगो से कहता है कि जब तक वो खुद न कहे तब तक वो उसके शरीर से बाहर न आए। जायरो को अपना बचपन याद आता है, जब एक बार वो एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आया कि नीचे कैसे उतरे। उस समय उसका पिता हमेशा उसे पकड़ने के लिए नीचे मौजूद रहता था ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो उसे बचा सके। उस घटना के लिए जायरो को डांट भी पड़ी थी, लेकिन उसका पिता हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। अब वही बूढ़ा आदमी जायरो को घूरते हुए कहता है कि उसने कई सालों तक अपने ही लोगों और मोनो के खिलाफ शैडो रियल में लड़ाई की है। वो शैडो रियल्म एक ऐसी दुनिया थी जिसे नरक कहा जा सकता है। वह बताता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि जायरो को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा जाए, लेकिन अब जायरो ने उन चीजों में दखल देकर उसकी पूरी योजना खराब कर दी है जिनसे उसे दूर रहना चाहिए था। जायरो मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अपने किए किसी भी काम का पछतावा नहीं है। वो वादा करता है कि वो इस स्थिति से खुद बाहर निकलेगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और जायरो की तरफ दौड़कर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायरो पीछे हटने की बजाय उस मुक्के पर अपने सिर से वार करता है ताकि उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाए। फिर भी बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर था और जायरो जोर से पीछे उछल जाता है। खुशकिस्मती से जायरो हवा में ही अपना संतुलन वापस पा लेता है और फिर से खड़ा हो जाता है। उसके माथे से खून बह रहा होता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जायरो मरने की हालत में भी पीछे हटने वाला नहीं है और अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार वो हार मान लेता है और कहता है कि असल में कमी उसके अंदर ही थी, क्योंकि उसके पास जायरो को रोकने के लिए उतना मजबूत इरादा नहीं था। इतना कहकर वह मैदान से चला जाता है। रात होने तक जायरो अपने हॉट टब में आराम से बैठा हुआ नहा रहा होता है। रेगो उससे कहता है कि उसे इतनी जल्दी मौत के दरवाजे तक भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता रहा तो रेगो द्वारा उसकी जान बचाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जायरो मुस्कुराता है और रेगो को अपना पार्टनर कहता है। वह कहता है कि अब दोनों इस सब में एक साथ हैं। इस बीच जायरो का पिता शेबा का फोन उठाता है। शेबा उसे बताता है कि जब जायरो अस्पताल से भाग गया था तब वे लोग काफी चिंतित हो गए थे, लेकिन अगर जायरो अब अपने घर पर है तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। शेबा बताता है कि अगले दिन वे एक कार भेजेंगे जो जायरो को लेने आएगी, क्योंकि अब जायरो भी उनके साथ काम करने वाला है और वो एक ऐसा इंसान है जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली सुबह जायरो जल्दी उठ जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वही रेगो उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन जायरो ऐसा इंसान नहीं लगता जो किसी बात को बहुत ज्यादा सोचता हो। दूसरी तरफ रेगो उसे चेतावनी देता है कि उसे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जबकि जायरो के पास रेगो की शक्तियां भी हैं, वो एक बिल्कुल अलग तरह का इंसान बन चुका है और उन्हें नहीं पता कि ये लोग उसके साथ क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। जायरो मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या रेगो को अब उसकी चिंता होने लगी है, लेकिन रेगो तुरंत उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कह देता है। जब जायरो अपना सारा सामान पैक करके नीचे अपने पिता से मिलने जाता है तभी इची वहां पहुंचती है। वो काफी चिड़ी हुई लग रही थी और बताती है कि उसे जायरो की सुरक्षा और निगरानी के लिए भेजा गया है ताकि वो फिर कोई बेवकूफी भरा काम न कर सके, जैसे कि भाग जाना। वह जायरो को दिखाती है कि बाहर ब्यूरो का ट्रक खड़ा है और उसे उसी के साथ पीछे बैठकर जाना होगा। इची जिस तरह से उसे देख रही थी उससे जायरो परेशान हो जाता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा हो। इसके बाद वह अपने पिता को अलविदा कहने के लिए मुड़ता है और फिर इची के साथ जाने लगता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि वह मरे नहीं। जायरो हंसते हुए जवाब देता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वह अपने घर से निकल पड़ता है
और उसकी नई यात्रा शुरू होती है। जैसे ही वे दोनों ट्रक के अंदर बैठते हैं और ट्रक चलना शुरू करता है, इची अचानक जायरो के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। जायरो हैरान होकर पूछता है कि उसके साथ किसी कैदी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इची खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि आखिर उसे इस बेवकूफ लड़के को लाने का काम क्यों दिया गया। फिर वह कहती है कि अगर उसे कैदी जैसा महसूस हो रहा है तो उसकी वजह यह है कि वह सच में एक कैदी ही है। जायरो समझ नहीं पाता और पूछता है कि वो क्या कह रही है। इची बताती है कि ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जिसे मोनोक से लड़ने के लिए बनाया गया है और इस समय जायरो आधा इंसान और आधा मोनोक है, इसलिए तकनीकी रूप से वह उनके लिए एक कैदी मोनोक के अलावा कुछ नहीं है। वह ये भी कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि बड़े अधिकारी जायरो में ऐसा क्या देखते हैं कि उसके ऊपर इतना समय और संसाधन खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वह अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती है और जो भी करना होगा वो पूरी ईमानदारी से करेगी। जायरो उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो सिर्फ इसलिए उससे अच्छे से बात कर रहा है क्योंकि वह एक लड़की है। अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो वह अब तक उसे सबक सिखा चुका होता। ये बात सुनकर इची बहुत गुस्सा हो जाती है। वह जायरो के चेहरे के पास ट्रक की दीवार पर मुक्का मारती है जिससे वहां गहरा निशान पड़ जाता है। ये देखकर जायरो बुरी तरह डर जाता है। इची उससे कहती है कि उसे दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। पहली चीज मोनोक है और दूसरी चीज ऐसे लड़के जो लड़कियों को कम समझते हैं। वो जायरो से कहती है कि उसकी नजर में जायरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो अपना मुंह बंद रखे और उसे शांति से अपना काम करने दे। तभी रेगो अचानक जायरो के पास दिखाई देता है और इची से कहता है कि वो भी चुप हो जाए क्योंकि वो आराम से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों उसे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। फिर रेगो इची की तरफ देखकर कहता है कि ब्यूरो के पास शायद लोग बहुत कम हैं, तभी उन्होंने सिर्फ एक लड़की को उनकी निगरानी के लिए भेज दिया। इची उसे घृणा से देखती है और कहती है कि वो गंदे मोनोक से बात नहीं करती, लेकिन रेगो कहता है कि इस समय उसे दूसरी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच ट्रक चला रहे दोनों ड्राइवर एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। एक ड्राइवर पूछता है कि यहाँ इतनी धुंध क्यों है। दूसरा ड्राइवर जवाब देता है कि वे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए शायद वहां से धुंध आ रही होगी। अचानक ड्राइवर को सड़क के बीचों बीच धुंध में कोई खड़ा दिखाई देता है। वो अपने साथी को बताने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है उसे पता चलता है कि अजीब चश्मा पहने एक आदमी उसके साथी का सिर उसके शरीर से अलग कर चुका है। ट्रक के पीछे बैठे लोगों को अचानक एक चीख सुनाई देती है और फिर एक जोरदार झटका लगता है जिससे सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। ट्रक की लाइटें भी टिमटिमाने लगती हैं। इची तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वो खड़ी होती है और जायरो से कहती है कि वो ट्रक के अंदर ही रहे, जबकि वो बाहर जाकर जांच करती है। जायरो कुछ कहना चाहता है, लेकिन इची दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो चारों तरफ देखती है और समझ जाती है कि वे लोग स्पेक्ट्रल मिस्ट जोन में आ चुके हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है और उसे वही अजीब चश्मा पहना आदमी दिखाई देता है जो एक विशाल इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस के ऊपर बैठा हुआ था। वह विशाल राक्षस दोनों ड्राइवरों को खा रहा था। चश्मे वाला आदमी कहता है कि वो इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि ब्यूरो के लोगों से अच्छी लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ उसे सिर्फ 2 बेकार ड्राइवर और एक गार्ड मिली, और वह भी एक लड़की। ये सुनकर इची चिढ़ जाती है और बड़बड़ाती है कि सभी आदमी लड़कियों को कम समझते हैं। इसके बाद वह अपनी घड़ी को छूती है और उसका लड़ाई वाला कपड़ा सक्रिय हो जाता है। हालांकि देखने में वो उसके सामान्य कपड़ों से ज्यादा अलग नहीं लगता। चश्मे वाला लड़का उत्साहित हो जाता है और उस विशाल राक्षस से कहता है कि वो खाना बंद करे क्योंकि अब लड़ाई का समय आ गया है। अचानक धुंध एक बार फिर उनके चारों तरफ फैल जाती है और दोनों अपने मोनोक रूप में बदल जाते हैं। इची तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और तेजी से गोलियां चलाने लगती है, लेकिन विशाल मोनोक पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपने मजबूत हाथों से सारी गोलियों को रोक देता है। इसी दौरान दूसरा मोनोक मौका पाकर पीछे से इची पर हमला कर देता है। इची किसी तरह उससे बच जाती है, लेकिन वो उड़कर विशाल मोनोक की तरफ जा गिरती है। तुरंत वह अपना चाकू निकालती है और विशाल राक्षस की मुट्ठी में घूम देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। साथ ही वह उसे घायल करने की भी कोशिश करती है। वो वापस अपने पैरों पर खड़ी होती है और समझ जाती है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उसके सामने 2 मोनोक थे और दोनों के पास अपनी खास शक्तियां थी। वो समझ जाती है कि विशाल मोनोक बहुत मूर्ख है और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसका शरीर पत्थर जितना मजबूत है। वही दूसरा पतला मोनोक इस पूरी योजना का असली दिमाग था। जब इची ये सब सोच रही होती है, तभी वो पतला मोनोक अचानक उसके पीछे आ जाता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे ट्रक में फेंक देता है। ट्रक के अंदर जायरो को जोरदार टक्कर महसूस होती है और वो सोचने लगता है कि बाहर क्या हो रहा है। रेगो उसे बताता है कि उन पर मोनोक ने हमला कर दिया है। वो आगे कहता है कि जब जायरो उस लड़की के साथ बहस कर रहा था, तब उसने महसूस कर लिया था कि वे लोग स्पेक्ट्रल जोन में प्रवेश कर चुके हैं। जायरो को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तब रेगो उसे आसान शब्दों में समझाता है कि स्पेक्ट्रल जोन एक ऐसी जगह होती है जो इंसानों की दुनिया से अलग होती है और मोनोक की दुनिया मानी जाती है। जायरो को अब भी ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन वो रेगो से कहता है कि वो उसकी हथकड़ियां तोड़ने में मदद करे ताकि वो बाहर जाकर इची की मदद कर सके। लेकिन रेगो बताता है कि ये साधारण हथकड़ियां नहीं है,
इन्हें खास तौर पर आत्मिक शक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया है, इसलिए वह अभी कुछ नहीं कर सकता। जाइरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इची से कहेगा कि वो उसकी हथकड़ियां खोल दे, लेकिन रेगो कहता है कि उन्हें ब्यूरो और मोनोक को आपस में लड़ने देना चाहिए और खुद वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जाइरो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिस पर प्रयोग किए जा सकते हैं और जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर उसे क्यों बीच में पड़ना चाहिए। लेकिन जाइरो कहता है कि बाहर कोई इंसान उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है और अगर वो अंदर बैठा कुछ नहीं करता तो वो खुद को इंसान नहीं कह सकता। तभी उनकी बात अचानक रुक जाती है, क्योंकि विशाल मोनोक ट्रक के पीछे जोरदार मुक्का मारता है और ट्रक 2 हिस्सों में टूट जाता है। जाइरो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। पतला मोनोक ट्रक के ऊपर कूदकर जाइरो की तरफ देखता है और कहता है कि उसे आदेश मिला था कि जाइरो को जिंदा वापस लाया जाए, लेकिन उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वह जाइरो को 10 सेकंड का समय देता है कि वो फैसला कर ले कि वो शांति से उनके साथ जाएगा या फिर उनका खाना बनेगा। जाइरो तुरंत इची की तरफ मुड़ता है और उससे अपनी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है, लेकिन इची मना कर देती है। जाइरो गुस्से में उसे पागल कहता है। तभी पतला मोनोक कहता है कि 10 सेकंड पूरे हो गए हैं और अब जाइरो को खाया जाएगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। जाइरो एक बार फिर इची से अपनी हथकड़ियां खोलने को कहता है। ये तनाव भरा पल इची को उसके बचपन की याद दिलाता है। उसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार याद आता है, जो ब्यूरो के लिए काम करते हुए लोगों को मोनोक से बचाते हुए मारी गई थी। उसे याद आता है कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो उसी दिन से प्रशिक्षण शुरू करेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। तभी जाइरो की आवाज उसे उसकी यादों से बाहर लाती है। जाइरो कहता है कि वो जानता है कि इची अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती है और इस समय सही काम यही है कि वो उसकी हथकड़ियां खोल दे। उसी समय विशाल मोनोक फिर से हमला करने वाला होता है। इची गहरी सांस लेती है और जाइरो की हथकड़ियां काट देती है। जैसे ही उसकी शक्तियां वापस आती है, जाइरो तुरंत हवा में छलांग लगाता है और रेगो की ताकत के साथ इतना जोरदार मुक्का मारता है कि विशाल मोनोक पूरी तरह खत्म हो जाता है। पतला मोनोक ये देखकर हैरान रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इची उसके पीछे पहुंच जाती है और अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद जाइरो उठता है और इची से कहता है कि उसने उनकी रक्षा के लिए लड़ाई की और उसने उसकी मदद करने के लिए लड़ाई की, इसलिए अब दोनों बराबर हैं। इची अब उसे पहले से थोड़ा ज्यादा सम्मान की नजर से देखने लगती है। फिर वह कहती है कि अब जब ट्रक नष्ट हो चुका है तो उनके पास बाकी रास्ता पैदल तय करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पूरा एक दिन चलने के बाद वे आखिरकार मुख्यालय पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जाइरो समुद्र किनारे के पास उठता है और दांत साफ करते हुए सोचने लगता है कि सिर्फ एक हफ्ते में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। उसे मोनो के अस्तित्व के बारे में पता चला। उन राक्षसों ने उस पर 2 बार हमला किया और अब वह यहाँ पहुंच चुका है। तभी शेबा उसकी सोच को रोकते हुए उससे पूछता है कि उसे ये जगह कैसी लग रही है। जाइरो कहता है कि उसे एक पल की भी आजादी नहीं मिलती, क्योंकि हर समय कोई न कोई उस पर नजर रखता है। लेकिन शेबा कहता है कि यह जाइरो और संगठन दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिर वह बताता है कि यह दूसरी टीम का मुख्यालय है और अब जाइरो भी एक एजेंट के रूप में यहाँ काम करेगा। उनकी टीम का नाम होगा ब्लैक टॉर्च। जाइरो को इस सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और शेबा सोचने लगता है कि आखिर उसे टीम के साथ काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाए। तभी एक कार वहां आकर रुकती है और एक युवा महिला बाहर निकलकर सबको सुप्रभात कहती है। शेबा उसका परिचय कराते हुए बताता है कि उसका नाम हाना है और वह सहायक प्रमुख है। इसी के साथ लगभग जाइरो की उम्र का एक दूसरा युवा लड़का भी कार से बाहर आता है। वह हाना की बहुत तारीफ करता है और उसकी सुंदरता के बारे में बात करता रहता है। शेबा बताता है कि उस लड़के का नाम रे है। वह भी एक नया सदस्य है और इची की तरह एक मशहूर जासूस परिवार से आता है। जाइरो को पहली नजर में ही वह लड़का पसंद नहीं आता। गोदाम के अंदर पहुंचने के बाद रे इची के पास जाकर उसे सुंदर कहता है, जिससे इची थोड़ी शर्माने लगती है। लेकिन रे जाइरो को घृणा से देखता है और पूछता है कि आखिर उसके जैसा साधारण इंसान उनकी टीम में कैसे शामिल हो गया। ये सुनकर जाइरो खड़ा हो जाता है और माहौल गर्म होने लगता है। तभी शेबा कहता है कि यही सही समय है और वह दोनों के बीच लड़ाई कराने का फैसला करता है। वे सब गोदाम के बाहर जाते हैं और ये साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि समूह का असली ताकतवर इंसान कौन है। उसी समय रेगो जाइरो के पीछे दिखाई देता है। जम्हाई लेते हुए कहता है कि क्या उसे कभी बिना किसी परेशानी के आराम से सोने नहीं दिया जाएगा। जाइरो उसे वापस सोने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसे जगाया ही नहीं था। लेकिन रेगो कहता है कि वह इस चश्मे वाले नर्ड की नजरें खुद पर महसूस कर सकता था और उसे घूरते हुए नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था। जाइरो रेगो को बताता है कि वह नर्ड उससे लड़ना चाहता है और इसी वजह से वे यहाँ आए हैं। लेकिन रेगो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरवाई अपनी तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जाइरो शेबा से पूछता है कि आखिर 4 आइज को हथियार रखने की इजाजत क्यों है जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह जवाब देती है कि आरवाई एक पुराने परिवार से है जिसने शोगुन की सेवा की थी और उसका परिवार तलवार चलाने की कला में माहिर है। वह बताती है कि रे के पूर्वजों ने ही शोगुन और राजकुमारों को तलवार से लड़ना सिखाया था। शेबा कहती है कि नर्ड को तलवार से लड़ना पसंद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाइरो भी अपनी पसंद का कोई हथियार उठा सकता है। आरवाई उत्साहित होकर जाइरो से कहता है कि वो बिल्कुल भी पीछे न हटे और अपने नए हथियार का इस्तेमाल करे। जाइरो रेगो की तरफ इशारा करके जवाब देता है कि रेगो कोई हथियार नहीं है बल्कि सिर्फ एक बिल्ली है और इस मुकाबले से उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये लड़ाई उन दोनों के बीच है। जाइरो रेगो की तरफ मुड़कर उसे कहता है कि लड़ाई के दौरान वो बीच में न आए। रेगो कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो वापस सोने जा रहा है।
इतना कहकर वह गायब हो जाता है। अचानक रे अपनी तलवार जमीन पर गिरा देता है और पलटकर कहता है कि इस तरह लड़ाई में कोई मजा नहीं आएगा। जायरो को कुछ समझ नहीं आता तो नर्ड जवाब देता है कि ये एक तरह की हैंडीकैप है, क्योंकि अगर रे अपने सामान्य तरीके से लड़ेगा तो मुकाबला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और देखने वालों को भी मजा नहीं आएगा। वह यहाँ तक कहता है कि वह अपनी आंखें बंद करके भी लड़ सकता है ताकि मुकाबला थोड़ा बराबर हो जाए। ये सुनकर जायरो पूरी तरह भड़क जाता है और लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि वो उसके ऐसे चेहरे पर घूंसा मारेगा जिसे देखकर उसे पहले से ही गुस्सा आ रहा है। आसपास खड़े लोग देखते रहते हैं जबकि जायरो रे की तरफ दौड़ता है और हवा में छलांग लगाकर उसके सिर के पीछे घूंसा मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आरवाई समुद्र की तरफ मुंह करके आंखें बंद किए खड़ा रहता है। इची सोचती है कि शायद वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रे जायरो के कदमों की आवाज से उसके हमले का अंदाजा न लगा सके, लेकिन शेबा को लगता है कि जायरो इतना गुस्सैल है कि उसने इतनी अच्छी योजना के बारे में सोचा ही नहीं होगा। दूसरी तरफ रे के पास लगभग छठी इंद्रिय जैसी क्षमता है जिससे वह अपने चारों तरफ की हर चीज को महसूस कर सकता है। शेबा के मुताबिक इसी वजह से वह तलवारों की एक दीवार जैसा है। ठीक सही समय पर आरवाई पलटता है, बिजली जैसी तेजी से अपनी तलवार निकालता है और जायरो के चेहरे पर सीधा वार कर देता है। जायरो जमीन पर गिर जाता है। पेन्ना को जायरो के लिए बुरा लगता है जबकि आरवाई बोलना शुरू कर देता है कि उन्हें यही लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। अगर वे आगे भी लड़ते रहे तो जायरो मर सकता है क्योंकि वह ऐसे हमलों को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन शेबा उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसके पीछे देखने को कहती है। आरवाई पलट कर देखता है तो जायरो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता दिखाई देता है। वो अपने कपड़ों से धूल साफ करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी खरोंच थी और कुछ नहीं। आरवाई को भी मानना पड़ता है कि जायरो में काफी सहने की ताकत है। जायरो कहता है कि उसके दादा ने बचपन से ही उसकी जमकर पिटाई की है, इसलिए रे का तलवार चलाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब कोई उसकी तलवार चलाने की कला को खेल कहता है तो रे भड़क जाता है। वो कहता है कि उसे जो कला मिली है वो उसके परिवार में सदियों से चली आ रही है और ये दुश्मनों को मारने की कला है। इसका अपमान करना मौत की सजा के लायक अपराध है। जायरो बस मुस्कुराता है और नर्ड से कहता है कि अगर वो कर सकता है तो उसे सजा दे और हमला करे। शेबा को लगता है कि अब कुछ दिलचस्प होने वाला है, इसलिए वो हेना से कहती है कि सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड करे। जायरो एक बार फिर नर्ड की तरफ दौड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार दौड़ा था। आरवाई सोचता है कि जायरो शायद ऐसा आदमी है जो किसी चीज के काम करने तक उसी तरीके को बार बार आजमाता रहेगा, लेकिन उसके खिलाफ ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। रे इस बार एक ही जोरदार वार से लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो जायरो पर तलवार चलाता है उसकी तलवार बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट जाती है। उसी पल जायरो का जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर लगता है और वो जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आरवाई सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और फिर उसे समझ आता है कि जायरो शुरुआत से ही उसकी तलवार को निशाना बना रहा था। पहली बार जब उसे तलवार से चोट लगी थी तभी उसने हमले का तरीका समझ लिया था और जब आरवाई ने दूसरी बार बिल्कुल वैसा ही हमला किया तो जायरो ने सही समय पर उसका जवाब दे दिया और तलवार तोड़ दी। जायरो हंसते हुए कहता है कि अब दोनों बराबरी पर है, लेकिन आरवाई के पास अब वो सहारा भी नहीं है जिसे वो अपनी तलवार समझता था। जायरो उससे पूछता है कि क्या वो हार मानना चाहता है, लेकिन वह नर्ड जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो खुद को साफ करता है, अपना चश्मा ठीक करता है और फिर से जायरो की तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और लगातार घूंसे मारने लगते हैं। दोनों कई बार एक दूसरे के चेहरे पर घूंसे मारते हैं और आखिरकार दोनों एक दूसरे को गिराकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद नर्ड की आंखें खुलती हैं और वह पास में जमीन पर बैठे जायरो को देखता है। जायरो बताता है कि वो कुछ मिनट पहले ही उठा है, जिसका मतलब है कि उनकी लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई। लेकिन नर्ड मानता है कि जायरो उससे पहले उठ गया था। जायरो उसे जूस का एक कैन फेंकते हुए कहता है कि अगर वो चाहता तो पहली ही चोट में उसे मार सकता था और अगली बार उसकी तलवार तोड़ पाना भी सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो लकड़ी की नकली तलवार थी। अगर वह असली तलवार होती तो जायरो का काम वही खत्म हो जाता। इसलिए जायरो एक अच्छे इंसान की तरह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। नर्ड जायरो की इस अचानक दिखाई देने वाली समझदारी से हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि जैसे ही वो जूस का कैन खोलने की कोशिश करता है पूरा सोडा उसके ऊपर फैल जाता है। जायरो पागलों की तरह हंसते हुए बताता है कि कैन देने से पहले उसने उसे बहुत हिलाया था। आरवाई गुस्से में कुचला हुआ कैन उसके चेहरे पर वापस फेंक देता है और फिर दोनों साथ में शेड के अंदर चले जाते हैं। अंदर हैना दोनों लड़कों को लेकर थोड़ी परेशान दिखाई देती है और सोचती है कि क्या वे दोनों टीम के साथ ठीक से काम कर पाएंगे। लेकिन शेबा कहता है कि आज सिर्फ मजे के लिए एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, असली टेस्ट कल मैदान में शुरू होगा। हैना हैरान होकर कहती है कि दोनों लड़के अभी भी पूरी तरह नए हैं, लेकिन शेबा जवाब देता है कि किसी भी इंसान के लिए असली मिशन से बेहतर ट्रेनिंग और कुछ नहीं हो सकती। अगली सुबह जायरो, इची और रे अपनी पहली टीम मिशन के लिए तैयार होते हैं और हैना अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाती। शेबा उन्हें मिशन के बारे में समझाते हुए बताता है कि अपनी बाईं कलाई पर लगे बटन को दबाकर रखना है और तुरंत उनकी पोशाक रोजमर्रा के कपड़ों में बदल जाएगी ताकि वे आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सके। इसके बाद शेबा जायरो से कहता है कि वह बटन को 2 बार दबाए। जैसे ही जायरो ऐसा करता है वो दूसरों की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाता है। शेबा बताता है कि ये इनविजिबल मोड अभी नया जोड़ा गया है और इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनके दूसरे उपकरणों पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है। वह कहता है कि बाकी चीजें वे मिशन के दौरान खुद सीख जाएंगे। इसके बाद वह तीनों को कार में बैठाता है और उन्हें एक मंदिर की तरफ ले जाता है। जायरो हैरान होकर पूछता है कि वे आखिर मंदिर में क्या करने जा रहे हैं।
शेबा बताता है कि ये मंदिर ब्यूरो की छिपी हुई जगहों में से एक है और वे यहाँ कुछ जरूरी चीजों के लिए आए हैं। रास्ते में जायरो एक आदमी को हुडी पहने देखता है जो एक चॉकलेट बार को ऐसे खा रहा होता है जैसे कोई जानवर खाना खा रहा हो। जायरो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। शेबा ब्यूरो के एक एजेंट से मिलता है और उससे इस जगह का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। एजेंट थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ए की टीम आज यहाँ आने वाली है और जब भी दो टीमें एक ही जगह पर मिलती है तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। शेबा कहता है कि डिवीजन ए के आने से पहले ही वे अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। जायरो इची से पूछता है कि आखिर ये फर्स्ट डिवीजन टीम क्या है। इची जवाब देती है कि यह ब्यूरो के सबसे बेहतरीन एजेंट्स की टीम है। उनके पास सबसे ज्यादा लोग और ताकत है और उनके एजेंट्स पूरे ब्यूरो में सबसे अच्छे माने जाते हैं। वह बताती है कि यह उनकी डिवीजन 2 टीम के बिल्कुल उलट है। शेबा उन्हें अंदर ले जाता है और एक छिपी हुई सीढ़ी से नीचे एक अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचता है। फिर वह पीछे मुड़कर रेगो से पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा। रेगो तुरंत सामने आता है और शेबा से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। शेबा हंसता है और एक बड़ा वॉल्ट खोलता है। इसके अंदर वह जगह दिखाई देती है जहाँ कभी रेगो को कैद करके रखा गया था। जायरो कमरे के बीचों बीच रखी एक बहुत बड़ी चट्टान को देखता है। शेबा समझाता है कि ये उन कुछ खास जगहों में से एक है जहाँ ऐसी विशेष चट्टानें मौजूद है जो स्पेक्ट्रल एनर्जी को दबा देती है और किसी भी मोनोक को पूरी तरह कमजोर और बेबस बना देती है। इसके बाद शेबा कहता है कि वो इची को अपने साथ ऊपर ले जा रहा है ताकि कुछ लोगों से पूछताछ कर सके, जबकि रे और जायरो को रेगो से उस दिन के बारे में पूछना चाहिए जब उसे यहाँ कैद किया गया था। रेगो जायरो को बताता है कि उसे उस दिन क्या हुआ था इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। जायरो उससे कहता है कि मजाक करना बंद करे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे इतनी महत्वपूर्ण बात याद ना हो। लेकिन रेगो गुस्से में जवाब देता है कि उसे इस बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। रे कहता है कि ऐसे मामलों में याददाश्त चले जाना कोई अजीब बात नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यही है कि रेगो सच बोल रहा है। वो बताता है कि शायद रेगो को ऐसी ही किसी खास चट्टान के अंदर कैद करके रखा गया था और मोनो के लिए ये जगह किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने वाला कोई भी मोनो पूरी तरह ठीक नहीं रहता। रे कहता है कि रेगो शायद भाग्यशाली था कि उसे सिर्फ अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खोना पड़ा। इसके बाद वह रेगो की तरफ मुड़कर पूछता है कि जब वो अपनी लंबी नींद से जागा था तब आखिर हुआ क्या था। रेगो जवाब देता है कि जब वो जागा तो उसने खुद को इसी चेंबर में मोनो के एक समूह से घिरा हुआ पाया। उन्होंने उसके सामने एक टैबलेट रखा जिसके जरिए एक आदमी उससे बात कर रहा था। वह आदमी चाहता था कि रेगो अपनी शक्ति उन्हें दे दे ताकि वे इंसानों को खत्म कर सके, लेकिन रेगो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उन सभी को बेवकूफ बनाया और वहां से भाग निकला इससे पहले कि वे उसके साथ कुछ कर पाते। जायरो सोचता है कि इन सारी चीजों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी दुश्मन उसके रास्ते में आए वो उसकी जमकर धुलाई कर दे। रे उस पर चिल्लाकर उसे बेवकूफ कहता है कि वो हर समस्या का हल सिर्फ लड़ाई को समझता है। तभी अचानक वही हुडी पहना हुआ आदमी उन्हें बीच में रोक देता है जिसे जायरो ने पहले रास्ते में देखा था। वो अपनी चॉकलेट नीचे गिराता है और अचानक जायरो और आरवाई के बीच आकर खड़ा हो जाता है जबकि वह रेगो से बात करने लगता है। जायरो और रे दोनों तुरंत उस पर घूंसा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी इतनी तेजी से हिलता है कि दोनों के हमले से बच जाता है और एक पल में गायब होकर फिर उनके सामने दिखाई देता है। रेगो जायरो से कहता है कि इस आदमी से सावधान रहना होगा, लेकिन जायरो तो उससे लड़ने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। जायरो और रे दोनों अपनी स्पेशल सूट्स पहन लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये मिशन किस तरह का होने वाला है। हुडी वाला आदमी मुस्कुराते हुए अपना परिचय कोगा के नाम से देता है। वह कहता है कि वही इस दुनिया के सभी मोनो का लॉर्ड बनने वाला है। जायरो रे की तरफ देखकर पूछता है कि आखिर वो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन रे के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। कोगा अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि उसे पहले थोड़ी अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है और इसी वजह से रेगो उसके लिए बहुत जरूरी है। वह रेगो की शक्ति हासिल करके खुद को इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि बाकी सभी मोनोक पर राज कर सके। जायरो रेगो की तरफ देखकर हंसता है और मजाक में कहता है कि लगता है कोई रेगो के प्यार में पड़ गया है। दूसरी तरफ रे सोचता है कि शायद कोगा उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना वो समझ पा रहा था कोगा जो कुछ भी कह रहा था वो सच में उसी पर विश्वास करता हुआ नजर आ रहा था। आरवाई आखिरकार कोगा से पूछता है कि वो रेगो को अपने लिए ही क्यों चाहता है। कोगा जवाब देता है कि इंसान शायद जितने दिखते हैं उससे भी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जवाब बिल्कुल आसान है। रेगो शानदार है, बेहद ताकतवर है और बहुत बैडस है, इसी वजह से वह उसे अपने साथ चाहता है। आरवाई जायरो की तरफ मुड़कर कहता है कि कोगा भी शायद उसी की तरह दिमाग से थोड़ा कमजोर है। कोगा आगे समझाता है कि मोनोक इंसानों जितने कमजोर नहीं होते और उन्हें एक तरह से अमर कहा जा सकता है। अगर उनके शरीर को टुकड़ों में भी काट दिया जाए तब भी उनकी आत्मा बची रहती है, लेकिन समय के साथ उनकी आत्मा कमजोर होती जाती है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन रेगो इस मामले में अलग है, वह असल में एक तरह का स्पिरिचुअल जनरेटर है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि अगर कोई मोनोक रेगो की शक्ति हासिल कर ले तो वह सच में अमर बन सकता है और कोगा बिल्कुल यही करना चाहता है। अचानक उसके सिर से एक सींग निकल आता है और वो दावा करता है कि अब वो अमर बनेगा और सभी मोनोक में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होगा। जायरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रे उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि कोगा के साथ और कौन कौन लोग हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कोगा बिजली जैसी तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है
और सीधे उसके सीने पर जोरदार लात मारता है। आरवाई के मुंह से सांस तक निकल जाती है और कॉगा उसे फिर से लात मारकर स्पेक्ट्रल रॉक के पास दूर फेंक देता है। जायरो कुछ समझ पाता उससे पहले कॉगा उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। वो कहता है कि जायरो उसके किसी काम का नहीं है, सिवाय इसके कि रेगो अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो रेगो की तरफ मुड़ता है, उसे ऐसे उठा लेता है जैसे कोई सड़क पर पड़ी छोटी सी बिल्ली का बच्चा हो और कहता है कि बहुत जल्द वो रेगो को उस बेवकूफ इंसान से आजाद कर देगा जिससे वो जुड़ा हुआ है। फिर दोनों साथ मिलकर बाकी सभी मोनोक पर राज कर सकते हैं। लेकिन रेगो उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है और उसे पागल कहते हुए साफ कहता है कि वो उसके साथ काम नहीं करने वाला। वह किसी का राजा नहीं बनना चाहता और न ही किसी के लिए अपना कोई राज्य बनाना चाहता है। ये सुनते ही कॉगा रोने लगता है और रेगो को हिलाते हुए पूछता है कि वो इतनी बेरहमी से ऐसी बात कैसे कह सकता है। जायरो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी आवाज उसे परेशान कर रही थी और उसके पैरों को पकड़ लेता है ताकि वो वहां से दूर न जा सके। तभी आरवाई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बेहद तेजी से मोनो की तरफ एक हवाई वार करता है जिससे वो जायरो से दूर जा गिरता है और उसे थोड़ी चोट भी लगती है। वो जायरो से कहता है कि कॉगा सच में बहुत खतरनाक दुश्मन है क्योंकि उसका हमला किसी भी सामान्य मोनो को 2 हिस्सों में काट देता, लेकिन कॉगा पर उससे बस हल्की सी खरोंच आई है। वो कहता है कि देर्सवेर ऊपर मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि वे मुसीबत में हैं, लेकिन वे उनकी मदद का इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें ये मामला खुद ही संभालना होगा। कॉगा उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि इंसान सभी कमजोर होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खुद को ताकतवर समझते हैं क्योंकि उनकी संख्या मोनोक से ज्यादा है और उन्हें लगता है कि ये पूरा ग्रह उनका है। फिर वह आरवाई की तरफ मुड़कर कहता है कि सबसे पहले वही मरेगा, लेकिन जायरो को जिंदा रहना होगा क्योंकि वह रेगो को ले जाने वाला शरीर है। हालांकि अपनी सुविधा के लिए वह जायरो के हाथ पैर काट देगा। वह कहता है कि अब वह दिखाएगा कि मालिक कौन है और नौकर कौन। इसके बाद वह अपने खून का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा हथियार बनाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उनकी तरफ छलांग लगाता है और अपने विशाल भाले को घुमाकर वार करता है, लेकिन जायरो और आरवाई धूल के बीच से बचकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। कॉगा अपना हमला जारी रखता है और सबसे पहले आरवाई को निशाना बनाकर उस पर हमला करता है। आरवाई अपनी तलवार से उस वार को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हमला इतना ताकतवर था कि उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अब आरवाई के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कॉगा अपना अजीब सा विशाल भाला उसके पेट में घुसा देता है और उसे पीछे जमीन पर पटक देता है। आरवाई के मुंह से खून निकलने लगता है और उसे समझ आता है कि कॉगा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जायरो उसकी मदद के लिए आगे आता है और पीछे से कॉगा पर हमला करने की कोशिश करता है। कॉगा बहुत तेज होता है और अपने भाले से जायरो के हमले को रोक देता है। फिर वो जायरो की ताकत पर गुस्सा होकर उसे मुक्का मारता है और पूछता है कि रेगो ने उसे जो ताकत दी है वो आखिर कहाँ है। उस मुक्के से जायरो उड़कर फिर जमीन पर जा गिरता है। कॉगा रेगो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि जल्द ही वो उसे इस बेकार इंसान के शरीर से बाहर निकाल देगा और रेगो फिर से आजाद महसूस करेगा। लेकिन जायरो एक बार फिर उठ खड़ा होता है और कहता है कि वह रेगो को ले जाने वाला कोई बैग नहीं है। इसके बाद वह रेगो की ताकत को बुलाता है और रेगो भी मानता है कि कॉगा सच में पागल है और उसे एक अच्छी पिटाई की जरूरत है। दोनों की मिली हुई ताकत से जायरो की मुट्ठी के चारों तरफ एक काली आभा बन जाती है और वह कॉगा के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे चारों तरफ धूल का एक बड़ा बादल उठ जाता है। आरवाई रेगो की ताकत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब धूल हटती है तो वे देखते हैं कि कॉगा ने वो पूरा हमला झेल लिया है। उसे काफी चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक खड़ा है। वो फिर से अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है और जायरो से प्यार से कहता है कि वो रेगो को उसे दे दे क्योंकि उसे रेगो की ताकत बहुत पसंद है, लेकिन जायरो मना कर देता है। तभी कॉगा को एहसास होता है कि मदद के लिए और लोग आ रहे हैं और इस समय वो उनसे लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए वह फिलहाल वहां से जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो जायरो से कहता है कि उसे अपनी ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली आदत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि एक दिन यही उसके लिए जानलेवा साबित होगी। इसके बाद वह एक पोर्टल बनाता है और वहां से निकल जाता है। तभी इची एक और उम्रदराज आदमी के साथ वहां पहुंचती है जिसका नाम टो है और जो पहली टीम से है। वे सभी उस जगह से बाहर निकलकर मंदिर के पास बैठ जाते हैं। शेबा पहली टीम के लीडर से बात करता है जो उसे चेतावनी देता है कि उसकी ऐसी हरकतों के कारण उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बस अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है और शेबा तथा उसकी टीम को पीछे छोड़ देती है। शेबा पीछे मुड़कर सोचता है कि उसके हिसाब से आरवाई और जायरो दोनों ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है क्योंकि उन्होंने एक बेहद ताकतवर मोनो के सामने खुद को संभाल कर रखा। वह आरवाई से पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन आरवाई अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था। वह सोचता है कि वह कितना बेकार और कमजोर था जब वह मोनोक उसे बार बार मार रहा था। वह सोचता है कि अगर उसकी यूनिफॉर्म न होती तो अब तक वह मर चुका होता। इची भी सोचती है कि अगर वो काफी मजबूत होती तो उसे पहले ही समझ आ जाता कि कुछ गलत है और शायद वो आरवाई की मदद कर पाती। दूसरी तरफ जायरो सोचता रहता है कि आखिर कॉगा उससे और रेगो से क्या चाहता है। शेबा उन सभी से कहता है कि आज जो हुआ उसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टीम को एक दूसरे के करीब लाने की एक कसरत थी और अब उसे पता है कि वे आगे से एक टीम के रूप में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। अगली सुबह शेबा उन्हें ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। वह कहता है कि आज का दिन उनकी शारीरिक ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए है, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से समझा पाता कि ट्रेनिंग में क्या होने वाला है,
एक छोटी लड़की इमारत के ऊपर दिखाई देती है। वो हंसते हुए नीचे उनकी तरफ कूदती है, शायद हवा में तैरने या उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर है वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। फिर उठकर दावा करती है कि आज वही उन्हें ट्रेनिंग देने वाली है। इसके बाद वह जाकर शेबा के कंधों पर बैठ जाती है। शेबा बताता है कि उस लड़की का नाम फुयो है और वह एक मोनोक है। वो उन्हें बताता है कि ब्यूरो जिन भी मोनोक को देखता है उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन जो मोनोक दोस्ताना होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की जाती है। फुयो उन्हें चेतावनी देती है कि वो किसी इंसान के सामने झुकने वाली नहीं है और इसका सबूत यही है कि वो अभी एक इंसान के ऊपर बैठी हुई है। फिर वो रेगो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि वो एक गंदे आवारा जानवर के लिए काफी प्यारा और मासूम दिखता है। रेगो उसे छोटी सी बच्ची कहकर चिढ़ाता है और दोनों एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते हुए बहस करने लगते हैं, लेकिन शेबा उन्हें रोकता है और कहता है कि ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वो तीनों नए एजेंटों को बताता है कि मोनोक लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और उन्हें ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो असल में होती ही नहीं है। इसलिए हर एजेंट के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसी चीजों से खुद को बाहर निकाल सके। आज की ट्रेनिंग भी इसी चीज के बारे में है। ट्रेनिंग का मकसद सीधा है, उन्हें फुयो के बनाए हुए भ्रम से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना होगा। इसके बाद फुयो तैयार होती है और फूलों जैसी एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है जो तीनों नए एजेंटों को एक बंद कमल के फूल के अंदर कैद कर देती है। अंदर जाते ही आरवाई खुद को एक छोटे और उथले तालाब में पाता है जिसके चारों तरफ कमल के फूल हैं। वह आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ये कैसी दुनिया है और वो इससे बाहर कैसे निकलेगा। तभी वह तालाब के किनारे पहुंचता है और अपने सामने एक ऐसी गुफा देखता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। वो खुद को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन तभी उसे सफेद बालों वाला एक जवान लड़का गुफा से तलवार निकालकर बाहर आता दिखाई देता है। आरवाई उसे पहचान जाता है, वो उसका भाई है। आरवाई फिर खुद को याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन उसका भाई उसे पुकारता है और तुरंत उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। आरवाई मुश्किल से समय पर अपनी तलवार उठाकर अपने ही भाई के हमले को रोक पाता है। उधर इची भी अपने ही सपने में फंसी हुई है। वो अपने बचपन के रूप में खुद को देखती है जहाँ वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी बागवानी कर रही है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो बड़ी होकर माली बनना चाहती है। छोटी इची जवाब देती है कि वह अपने माता पिता की तरह एक जासूस बनना चाहती है। तभी उसकी माँ को काम के लिए एक और फोन आता है। हर दूसरे दिन की तरह वो इची को खेलने के लिए छोड़कर एक मिशन पर चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी मिशन होगा। उसकी माँ उस मिशन से कभी वापस नहीं लौटती और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इची को उस दिन की ज्यादा बातें याद भी नहीं थी क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक धुंध की तरह हुआ था। उस दिन के बाद से ऐसा लगने लगा जैसे उसके जीवन से हंसी दूर हो गई हो। उसने अपनी पूरी ताकत एक एजेंट बनने में लगा दी। वह हर दिन दौड़ने लगी ताकि पहले से ज्यादा तेज हो सके। धीरे धीरे जब वो बड़ी हो गई और एक अच्छी एजेंट बन गई तो उसे एक गुप्त जगह पर बुलाया गया। वहाँ एक एजेंट ने उसके पिता का लिखा हुआ एक खत उसे पढ़कर सुनाया। तभी उसने उस भूमिगत कमरे के बीच में अपनी माँ जैसी दिखने वाली एक मूर्ति देखी, लेकिन उसके पिता ने खत में बताया था कि वो असल में उसकी माँ ही है जिसे एक जादू के कारण पत्थर बना दिया गया है। उसकी माँ अभी भी जिंदा है। उस दिन के बाद से इची का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस मोनो को ढूंढना जिसने उसकी माँ के साथ ऐसा किया था और अपनी माँ को फिर से सामान्य इंसान बनाना। वो भ्रम के अंदर उस मूर्ति को छूती है और अचानक मूर्ति हिलने लगती है। तभी उसके अंदर से एक राक्षस बाहर निकलता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर जाइरो इस पूरे समय गोल गोल घूम रहा था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसका सामना एक बहुत बड़े और डरावने छाया जैसे राक्षस से हो जाता है। रेगो उसे पहचानता हुआ लगता है, लेकिन वो जानता है कि वे इस समय एक भ्रम के अंदर है, इसलिए वो असली नहीं हो सकता। लेकिन जाइरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस राक्षस को टुकड़ों में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर गुफा के पास आरवाई को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। जब वो छोटा था तो वो हमेशा अपने जुड़वा भाई शिन के साथ तलवार की प्रैक्टिस करता था। शिन उससे सिर्फ कुछ मिनट बड़ा था, लेकिन तलवार चलाने में हमेशा उससे बेहतर था। शिन हर बार आरवाई को आसानी से जमीन पर गिरा देता था। उसे ऐसी ही एक लड़ाई याद आती है जब आरवाई बुरी तरह घायल हो गया था और उनके पिता ने शिन की शानदार तलवारबाजी की तारीफ की थी। आरवाई अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि शिन अपने पिता की बात सुनकर खुश होता है, लेकिन तुरंत ही वह अपने भाई को उठाता है और उसके घावों पर पट्टी करने लगता है। आरवाई मजाक करते हुए कहता है कि अब उसके पास छिपाने के लिए एक और निशान आ गया है। शिन माफी मांगता है और कहता है कि वो इतनी जोर से हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़ाई के जोश में खुद पर काबू नहीं रख पाया। आरवाई उससे माफी मांगने से मना करता है और कहता है कि अगर शिन को उनके परिवार का अगला मुखिया बनना है तो उसे और मजबूत होना पड़ेगा, और अगर उसे मजबूत बनाने के लिए आरवाई को एक सीढ़ी बनना पड़े तो वो खुशी से ऐसा करेगा। शिन ये सुनकर हंसता है और कहता है कि आरवाई कोई सीढ़ी नहीं है। वह कहता है कि चाहे उनके परिवार का मुखिया कोई भी बने, वे हमेशा भाई रहेंगे। शिन कहता है कि ये सोचकर ही उसे अच्छा लगता है कि उसका एक भाई है जो उसकी पीठ देख सकता है, और अगर किसी दिन शिन परिवार का मुखिया बनने में असफल रहा तो ये जिम्मेदारी आरवाई को दी जा सकती है। आरवाई ये सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन वो जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। भले ही वे जुड़वा थे और पूरी जिंदगी साथ रहे थे, लेकिन शिन हर चीज में आरवाई से थोड़ा बेहतर था। इस समय तक आरवाई ने यह स्वीकार कर लिया था कि उसे हमेशा अपने भाई की परछाई में ही रहना पड़ेगा, और अब उसे इस बात का बुरा भी नहीं लगता था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और आखिरकार वह दिन आ गया जब तलवार की वह रस्म होने वाली थी जो ये तय करती थी कि परिवार का अगला मुखिया कौन बनेगा।
तलवार की ये रस्म उनके परिवार के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इसी से परिवार का नया मुखिया चुना जाता था। ये रस्म उनके घर के पीछे पेड़ों से घिरी एक अंधेरी गुफा में होती थी। गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक खास तलवार रखी गई थी, जिसे उनके परिवार ने कई पीढ़ियों से संभाल कर रखा था। उस तलवार का नाम हेल टेम्पेस्ट था। बहुत समय पहले उस तलवार पर एक मोनोक का कब्जा हो गया था। तलवार की इस रस्म को पूरा करने के लिए उस तलवार के अंदर मौजूद आत्मा को हराना और तलवार पर अपना नियंत्रण हासिल करना जरूरी था। आरवाई को याद आता है कि उसने बचपन में एक बार ये तलवार वाली रस्म देखी थी, लेकिन उस दिन की उसे सिर्फ एक ही बात याद थी कि वह कितना डरा हुआ था। उनके पिता शिन को इस रस्म के लिए तैयार करते हैं और बताते हैं कि तलवार के अंदर मौजूद श्राप हर गुजरते साल के साथ और ताकतवर होता जाता है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस श्राप का सामना करना होगा। शिन मुस्कुराता है और कहता है कि वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। इसके बाद वह खुशी खुशी गुफा के अंदर चला जाता है। आरवाई बाहर ही रहता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि शिन चाहे कुछ भी हो जाए उस आत्मा को हरा देगा। शिन सही कह रहा था कि उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गुफा से जो बाहर आया वह असल में शिन नहीं था। उसने सभी पहरेदारों को मार डाला और अपने पिता के साथ लड़ाई शुरू कर दी। आरवाई सिर्फ वहीं खड़ा होकर सब कुछ देखता रह गया। वह इतना डरा हुआ था कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शिन लड़ाई हार गया और मोनोक जीत गया। उनके पिता आरवाई को चिल्लाकर कहते हैं कि वो वहां से भाग जाए, क्योंकि शिन इस समय उसके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन शिन इसका फायदा उठाता है और अपने ही पिता को तलवार से 2 हिस्सों में काट देता है। आरवाई बस खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। शिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आरवाई से कहता है कि पिता सही कह रहे थे और इस समय आरवाई उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इसलिए वो आरवाई से कहता है कि वो अपनी जान की तरह मेहनत करके ट्रेनिंग करे, ताकि एक दिन वो इतना मजबूत बन सके कि शिन को मार सके। इसके बाद शिन पीछे मुड़ता है और जंगल के अंदर चला जाता है, जबकि आरवाई उसे वापस आने के लिए चिल्लाता रहता है। वास्तविक दुनिया में वापस आरवाई अपने भाई के भ्रम से लड़ रहा होता है। शिन उससे कहता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आरवाई उसे हरा ही नहीं सकता। लेकिन आरवाई अपना दिमाग शांत करता है और खुद को याद दिलाता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग की बनाई हुई एक तस्वीर है, उसका असली भाई नहीं। शिन फिर उस पर हमला करता है, लेकिन आरवाई इस बार उसके हमले को रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद आरवाई आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता है। दोनों पूरी तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन यह भ्रम आरवाई के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। वह आसानी से उसे नष्ट कर देता है और इस तरह अपनी परीक्षा पास कर लेता है। उधर इची अभी भी अपने डर से लड़ रही थी। उसकी माँ का मोनोक रूप उसके ऊपर हमला करता है और इची बार बार उसके हमलों से बचती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा कितनी शांत और मजबूत रहती थी। उसी हिम्मत के साथ इची अपनी चाकू निकालती है और उस राक्षस पर वार करती है, जिससे वो तुरंत खत्म हो जाता है। इसके साथ ही इची भी वापस असली दुनिया में आ जाती है और देखती है कि आरवाई भी अभी अभी बाहर आया है। शेबा उन दोनों को बधाई देता है कि वे दोनों 10 मिनट के अंदर उस भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब रहे। फिर वो आखिरी कमल के फूल की तरफ मुड़ता है, जिसके अंदर जायरो और रेगो अभी भी फंसे हुए हैं। वो सोचता है कि आखिर वे दोनों कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि इस मामले में वे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। लोटस की ये परीक्षा इंसान की आत्मा में छिपी सबसे गहरी कमजोरियों और डर को बाहर निकालती है। लेकिन इस मामले में एक ही शरीर के अंदर 2 आत्माएं मौजूद हैं। अंदर जायरो एक के बाद एक उस राक्षस के हमलों से बचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अपने इतने बड़े शरीर के बावजूद ये राक्षस बहुत तेज है। वो सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या। राक्षस हंसते हुए जवाब देता है कि वह अब जायरो को दिखाएगा कि वो असल में क्या है। इसके साथ ही वो अचानक फट पड़ता है और जायरो के पीछे भागने लगता है, जबकि जायरो अपनी जान बचाकर भागता रहता है। बाहर फुयो को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसका गुलाबी लोटस अब पूरी तरह काला हो चुका है। शेबा पूछता है कि क्या हुआ, तो फुयो बताती है कि उसने लोटस पर अपना नियंत्रण खो दिया है। उसे लगता है कि ऐसा रेगो की वजह से हुआ है। वो बताती है कि आमतौर पर उसके पास पूरी स्थिति का पूरा नियंत्रण रहता है और अगर ट्रेनिंग बहुत खतरनाक हो जाए तो वो उसे बीच में ही रोक सकती है, लेकिन इस समय वह कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब जायरो को खुद ही इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए लोटस के अंदर फंसकर खत्म हो जाएगा। अंदर अचानक जायरो और रेगो को एक दूसरे समय में पहुंचा दिया जाता है। वे चारों तरफ देखते हैं और खुद को उसी मंदिर के पास पाते हैं जहां रेगो को जिस काले ऑब्सिडियन पत्थर में सील किया गया था वो मौजूद था। लेकिन इस बार वह पत्थर जमीन के नीचे नहीं बल्कि मंदिर के ऊपर रखा हुआ था। रेगो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वे कहाँ हैं। तभी उन्हें एक जवान लड़के की आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर की तरफ भागते हुए आ रहा था और गांव में हुई अच्छी फसल के लिए लॉर्ड रेगो को धन्यवाद दे रहा था। जायरो और रेगो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि रेगो खुद मंदिर के पास दिखाई देता है और उस जवान लड़के से कहता है कि उसे हर दिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस अच्छी फसल के लिए कुछ भी नहीं किया है। जवान लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि दूसरे गांवों में मोनोक और राक्षस इंसानों से लड़ रहे हैं और हर दिन लोगों को मार रहे हैं, लेकिन रेगो की वजह से वे इस गांव में आने से डरते हैं, इसलिए यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। रेगो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि वह उन्हें बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा है,
बस उसे ये जगह पसंद है और वह यहाँ रहना चाहता है। जवान लड़का कहता है कि सिर्फ रेगो के यहाँ मौजूद होने की वजह से गांव वाले सुरक्षित हैं और ये बात उसे बहुत खुश करती है। इसके बाद वह रेगो के लिए कुछ मूली और मछलियां रखता है और अगले दिन फिर आने का वादा करके मंदिर से चला जाता है। जायरो अचानक समझ जाता है कि ये पूरी तरह अलग समय है। तभी वह राक्षस भी यही बात बोल देता है और बताता है कि ये साल 1730 है, यानी रेगो के उस ऑब्सिडियन पत्थर में सील होने से 1730 साल पहले का समय। वह बताता है कि उस समय मोनोक सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसे कुछ ही लोग जानते थे। आम लोग भी उनके बारे में अच्छी तरह जानते थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी पूजा भी करते थे। तभी जायरो देखता है कि सफेद बालों वाला एक जवान आदमी मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ आ रहा है। वह रेगो को देखकर उसे अपना पुराना दोस्त कहकर बुलाता है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर रेगो ऐसी जगह पर क्यों रहता है जहाँ इतना बड़ा डेथ ऑब्सिडियन पत्थर मौजूद है जो उनके लिए जहर जैसा है। लेकिन रेगो आराम से उसकी दी हुई मछली खाता रहता है और जवाब देता है कि इस पत्थर की वजह से दूसरे मोनोक उससे दूर रहते हैं और उसे शांति से रहने का मौका मिलता है। असली रेगो अचानक सोचने लगता है कि उसने इस आवाज को पहले कहीं सुना है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि यही वो आदमी था जिसने उसे उस पत्थर से बाहर निकलने के बाद संपर्क किया था। सफेद बालों वाला आदमी रेगो को बताता है कि इंसानों का व्यवहार बदल रहा है और अब वे मोनोक को मारने लगे हैं। रेगो को इसकी ज्यादा चिंता नहीं होती। वह कहता है कि कुछ मोनोक जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गए थे और उन्होंने बिना किसी वजह के इंसानों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए ऐसा होना तय था। सफेद बालों वाला आदमी जवाब देता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंसान अब एक संगठित एंटी मोनोक सेना भी बना रहे हैं और उस सेना को खुद शोगन का समर्थन हासिल है। एक संगठित सेना के साथ वे एक एक करके मोनोक का शिकार कर रहे हैं। वह बताता है कि कुछ मोनोक तो अपनी जान बचाने के लिए इंसानों के साथ भी मिल गए हैं। इससे वो पुरानी व्यवस्था बदल रही है जिसमें मोनोक इंसानों का शिकार करते थे और इंसान उनसे डरते और उनकी पूजा करते थे। रेगो फिर भी इन सब चीजों की परवाह नहीं करता और पूछता है कि आखिर वह चाहता क्या है। तभी अचानक कई मोनोक वहां दिखाई देने लगते हैं। सफेद बालों वाला आदमी रेगो को बताता है कि वो इंसानों का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की सेना तैयार कर रहा है और वह चाहता है कि रेगो भी उनके साथ शामिल हो जाए। रेगो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसे किसी भी समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसके सामने खड़ा एक मोनोक चिल्लाने लगता है और कहता है कि रेगो इस स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहा है। कुछ दूसरे मोनोक पूछते हैं कि कहीं वह इंसानों की तरफ तो नहीं है, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी उन सभी को चुप करा देता है और रेगो की तरफ देखकर कहता है कि रेगो जैसी ताकत और शक्ति रखने वाले मोनोक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो वादा करता है कि वो अगले दिन वापस आएगा और रेगो से कहता है कि वो इस बारे में सोच ले, लेकिन रेगो साफ कह देता है कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जवाब नहीं बदलेगा। अगली सुबह अमागी यानी वही सफेद बालों वाला आदमी फिर मंदिर वापस आता है। वह कहता है कि वो अपना जवाब लेने आया है और जानना चाहता है कि रेगो उनके साथ आएगा या नहीं। रेगो एक बार फिर कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तभी उसकी नजर अमागी के हाथ से टपक रहे खून पर पड़ती है। अमागी हंसते हुए बताता है कि ये गांव बहुत अच्छा, उपजाऊ और इंसानों से भरा हुआ है, इसलिए रास्ते में उसने थोड़ा खाना खा लिया। उसके हाथ में उसी जवान लड़के का कटा हुआ सिर था जो हर दिन रेगो के लिए मछली लेकर आता था। ये देखकर रेगो का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है और वह एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है। तभी जायरो को एहसास होता है कि जिस राक्षस से वे पहले लड़ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद रेगो था। अमागी भी तुरंत एक मोनो के रूप में बदल जाता है। रेगो एक जादुई हमला तैयार करता है और गुस्से में अमागी पर सीधा हमला कर देता है। रेगो की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके हमले से आसपास की हर चीज पूरी तरह तबाह हो जाती है। मंदिर, पहाड़, जंगल, अमागी के साथ आए सभी मोनोक और यहाँ तक कि गांव का हर इंसान भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अमागी का एक हाथ भी कट जाता है और वह बुरी हालत में जमीन पर पड़ा रहता है। फिर भी वह कहता है कि रेगो उतना ही ताकतवर है जितना उसने सोचा था, लेकिन अब पूरा गांव तबाह हो चुका था। अमागी कहता है कि अब इंसान रेगो के खिलाफ हो जाएंगे और आखिरकार उसका पीछा करके उसे मार डालेंगे, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि वह मोनो के साथ शामिल हो जाए। रेगो कुछ देर तक सोचता है। उसे याद आता है कि वह जवान लड़का उसे पूरे गांव का रक्षक और बचाने वाला मानता था, लेकिन अभी उसने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर रेगो फैसला करता है कि वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा। इसके बाद वह डेथ ऑब्सिडियन की तरफ बढ़ता है। अमागी उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन रेगो डेथ ऑब्सिडियन के साथ खुद को जोड़ लेता है और हमेशा के लिए उस पत्थर के अंदर खुद को सील कर देता है। इसके बाद वे दोनों फिर उसी सपने जैसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहां रेगो की आत्मा उनके सामने खड़ी होती है। वो इस बात से गुस्से में था कि रेगो ने एक इंसान के साथ जुड़कर आखिरकार एक तरफ का चुनाव कर लिया, जबकि उसने कभी किसी का पक्ष न लेने का फैसला किया था। वह राक्षस उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन जायरो उसकी पहुंच से बाहर कूद जाता है और रेगो से पूछता है कि क्या अब इस पूरे नाटक को खत्म कर देना चाहिए। रेगो जायरो को अपनी सारी ताकत दे देता है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाहर फुयो पूरी ताकत लगाकर लोटस पर अपना नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। तभी उस काले लोटस पर एक दरार दिखाई देती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा हाथ लोटस को तोड़कर बाहर निकलता है और उसके बाद जायरो और रेगो भी बाहर आ जाते हैं। दोनों इस बात से गुस्से में थे कि उन्होंने ये परीक्षा सबसे आखिर में पूरी की थी। थोड़ी देर बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए जायरो उन सभी को बताता है कि उसने लोटस के अंदर क्या क्या देखा। शेबा को एहसास होता है कि उन्हें अभी अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हाना पूछती है कि क्या उसे ये जानकारी ऊपर के अधिकारियों को देनी चाहिए, लेकिन शेबा मना कर देता है। वह कहता है कि अगर उन्होंने ये जानकारी ऊपर वालों को बता दी तो वे इसे अपने फायदे
फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बजाय शेबा आगे की योजना बनाना शुरू करता है और समोगी को ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।